तो देखिए आज की क्लास में फेजेस ऑफ टीचिंग पर हम डिस्कशन करेंगे। इसे हम हिंदी में शिक्षण के चरण भी कहते हैं। तो कितने चरण होते हैं, कितने स्टेप्स होते हैं टीचिंग के? ये देखिए 3 स्टेजेस हैं आपकी, जो कि फिलिप डब्ल्यू जैक्सन द्वारा सुझाई गई हैं। तो याद रखना है नाम आपने, फिलिप डब्ल्यू जैक्सन, हु प्रपोज 3 स्टेजेस ऑफ टीचिंग, among which first one is प्रीएक्टिव फेज ऑफ टीचिंग। हिंदी में इसको बोलते हैं हम पूर्व अंतःक्रिया चरण। ठीक है, लिख सकते हैं आप लोग पूर्व अंतःक्रिया चरण या पूर्व क्रिया चरण भी इसको कह सकते हैं आप। दूसरा होता है आपका इंटरेक्टिव फेज ऑफ टीचिंग, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अंतःक्रिया चरण। और तीसरा होता है आपका पोस्ट एक्टिव फेज, जिसे आप हिंदी में कहते हैं उत्तर क्रिया चरण या उत्तर अंतःक्रिया चरण। आप लोग ये देख रहे होंगे इसमें प्रिएक्टिव फेज को लिखा हुआ है ब्रैकेट में आपके कि बिफोर टीचिंग, कि शिक्षण कार्य करने से पहले ये चरण होता है और इसीलिए इसको प्री कहा गया है। तो आप लोगों से प्रश्न ये है कि जब आपने बीएड में देखो लेसन प्लानिंग आपने जो की होगी ना, उसको आपने रिकॉल करना है यहाँ पर। तो जब बीएड में आपने लेसन प्लानिंग की या कहें कि टीचिंग की, तो सबसे पहले क्या किया आपने? आप सीधे क्लासरूम के अंदर चले गए, है ना? नहीं, तो आपने क्या किया? पहले प्लानिंग की। क्या किया आपने? प्लानिंग। तो प्लानिंग फेज भी कहते हैं हम प्रीएक्टिव फेज को। प्रीएक्टिव फेज में क्या करता है टीचर? प्लान करता है कि उसने क्लासरूम में जाने के बाद क्या करना है, कैसे करना है। ये तो रही बात क्लासरूम की। आप कोई भी काम करते हैं ना, कोई भी काम कर रहे हैं आप, उन सभी काम में ये तीनों फेज होते हैं आपके, प्रीएक्टिव, इंटरेक्टिव एंड पोस्ट एक्टिव। कोई माना आपके घर में बर्थडे है, आपको फंक्शन ऑर्गेनाइज करना है, तो उस केस में अगर आपके घर में किसी का बर्थडे आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो बर्थडे सेलिब्रेट करने से पहले आप प्लानिंग करते हैं कि आप कहाँ से केक लाएंगे, कहाँ से पेटीज लाएंगे, कहाँ से कुछ लाएंगे। इस तरह की प्लानिंग होती है, किसको बुलाएंगे, कैसे बुलाएंगे, सब कुछ होता है आपका। तो वो प्लानिंग होती है, उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करते हैं आप ओकेजन पर। उसके बाद वो जब बर्थडे आपका होता है, उसको हम इंटरेक्टिव फेज कह सकते हैं उस केस में। एंड देन उसके बाद कंप्लीट होने के बाद फिर आप जो भी शॉर्टकमिंग्स होती हैं उस पर ध्यान देते हैं कि यार इसमें ये कमी रह गई, अगली बार इसको और इम्प्रूव किया जाएगा। यस, ऐसा होता है, नहीं होता है? बिल्कुल होता है। तो यही चीज आपकी हर इवेंट में होती है, चाहे टीचिंग ही क्यों ना हो, चाहे कोई भी काम हो। ठीक है, ये तीनों फेज चलते हैं आपके। तो टीचिंग के केस में आप जब प्लानिंग करते हैं तो क्या प्लान करते हैं आप? सबसे पहले कि आप क्या पढ़ाने जा रहे हैं, क्या पढ़ाने जा रहे हैं और क्यों पढ़ा रहे हैं, ये आप डिसाइड करते हैं। तो क्यों पढ़ा रहे हैं का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, उद्देश्य क्या है आपके पढ़ाने का। और क्या चीज पढ़ा रहे हैं मतलब कंटेंट, है ना, टू बी टॉट। तो क्या पढ़ाना है आपने, वो कंटेंट, वो प्रकरण भी आप यहाँ पर चयनित करते हैं। इंटरेक्टिव फेज में आप क्लासरूम में चले जाते हैं और जाकर के आप बच्चों के साथ इंटरेक्शन करते हैं। इंटरेक्शन कर रहे हैं आप बच्चों के साथ, इसीलिए इसको इंटरेक्टिव फेज कहा जा रहा है। और यही कारण है कि इस समय संपूर्ण जो शिक्षण है आपका वो होता है। कि क्या क्या होती हैं बातें हम आगे स्लाइड्स में पढ़ेंगे। पोस्ट एक्टिव फेज में अब आपने टीचिंग कर लिया है, तो टीचिंग करने के बाद क्या बच्चों को आपका पढ़ाया समझ में आया या नहीं आया? अगर आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो क्यों नहीं आया, इन सब पर आप क्या करेंगे? विचार करेंगे। स्टेज 1, प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप किसी भी एग्जाम में चले जाइए, आपके ये स्क्रीनिंग का भी सिलेबस है, आपके ये यूटेट का भी सिलेबस है, आपके सीटेट का भी ये सिलेबस है, आपकी आईआईटी का भी सिलेबस, किसी भी एग्जाम का ये कॉमन सिलेबस है। ठीक, तो आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला काम होता है प्री एक्टिव फेज में फॉर्मुलेशन ऑफ गोल। ठीक है, फॉर्मुलेशन ऑफ गोल मतलब कि उद्देश्यों का निर्धारण करना। फॉर्मुलेशन ऑफ टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑन द बेसिस ऑफ एंट्री बिहेवियर एंड टर्मिनल बिहेवियर। अब ये एंट्री बिहेवियर क्या होता है और टर्मिनल बिहेवियर क्या होता है? एंट्री मतलब आप जब एंट्री कर रहे हैं, अंदर जा रहे हैं। और टर्मिनल मतलब कि आप जब बाहर जा रहे हैं, मतलब कि ये समझ रहे हैं आप जब आपने वो काम पूरा कर लिया उसके बाद का फेज। ठीक है, आपने टर्मिनल वर्ड सुना होगा कई बार, टर्मिनेटिंग लाइन सुना होगा आपने। ठीक है, जैसे कि आपका ये सीधी लाइन चल रही है, अब यहां से क्या हो, आपका ये मुड़ गई, तो आप इसको टर्मिनेटिंग पॉइंट बोलते हैं कि यहां से क्या हो रहा है, आपका टर्मिनेट हो गया, मुड़ जा रहा है ना। तो इस प्रकार से जहां पर बच्चा जब कक्ष में आ रहा है तो वो क्या जानता है, वो हो जाएगा उसका एंट्री बिहेवियर। कि आरंभ में बच्चे को क्या ज्ञान है, इस बारे में पता होना चाहिए आपको।
और अब बच्चे जब क्लासरूम में एक्टिविटीज करेगा, आप उसको पढ़ाएंगे, तो उस पूरी प्रक्रिया के समाप्त होने के उपरांत बच्चे को क्या क्या आएगा, तो हो जाएगा टर्मिनल बिहेवियर। तो व्हाट अ चिल्ड्रन नो बिफोर क्लास, दिस इज एंट्री बिहेवियर। आप लिख सकते हैं कि कक्ष में प्रवेश करने के समय बच्चे को जो भी कुछ आता है वो उसका आरंभिक व्यवहार कहलाता है। और व्हाट अ चिल्ड्रन नो आफ्टर द क्लास, कि कक्ष के संपूर्ण होने के उपरांत अब बच्चे को क्या आता है, वो उसका टर्मिनल बिहेवियर हो जाएगा। क्योंकि कक्ष में आने से लेकर के कक्ष के पूरे होने के बीच में कुछ ना कुछ तो उसने सीखा ही होगा यहाँ पर, है ना। तो ये जो कुछ बच्चे ने सीखा है यही आपका क्या है, टीचिंग है। और यही पता लगेगा आपको कब, जब आप टर्मिनेटिंग बिहेवियर से या टर्मिनल बिहेवियर से एंट्री बिहेवियर को माइनस करेंगे। तो अगर हम बोले कि लर्निंग, तो लर्निंग का डेफिनेशन फॉर्मूला बन जाएगा आपका, लर्निंग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टर्मिनल बिहेवियर माइनस एंट्री बिहेवियर। आपको याद रखना है, ठीक है ना। आप में से कई सारे स्टूडेंट साइंस के भी होंगे, फॉर्मूले तो आप लोग याद कर लेते हैं ना। तो व्हाट इज लर्निंग, लर्निंग इज इक्वल टू टर्मिनल बिहेवियर माइनस का एंट्री बिहेवियर, ठीक है। These goals are based on psychological या साइकोलॉजी ऑफ स्टूडेंट्स एज वेल एज नीड्स ऑफ द सोसाइटी। अब ये जो उद्देश्यों का हम निर्धारण कर रहे हैं ना, ये किसके आधार पर होगा। पहली बात तो उद्देश्य क्या है, कि जो आप बच्चे के आरंभिक व्यवहार से लेकर के उसके अंतिम व्यवहार के बीच में करवाने वाले हैं, वो उद्देश्य है। माना कि आप बच्चे को ट्रायंगल पढ़ा रहे हैं, तो बच्चे को ट्रायंगल से पहले लाइंस एंड एंगल्स का नॉलेज है, ट्रायंगल का नहीं है। तो अब आपने उद्देश्य बनाया कि बच्चे को मैं ट्रायंगल की डेफिनेशन और ट्रायंगल के टाइप सिखा करके ही भेजूंगी, ठीक है, या भेजूंगा, जो आप कहें आप। तो अब जो भी कुछ आप कराएंगे एक्टिविटी, उसका उद्देश्य होगा कि बच्चे को ट्रायंगल के डेफिनेशन और उसके टाइप्स आ जाए अच्छे से। यस और नो। तो ये तो था आपका बिहेवियर का, सॉरी, फॉर्मुलेशन ऑफ गोल अकॉर्डिंग टू द डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल एंड एंट्री बिहेवियर। अब बात करते हैं कि हम जो पढ़ा रहे हैं हम वो क्यों पढ़ा रहे हैं। बच्चा क्लास में आ रहा है, बच्चे को क्या बोलते हैं, मैं चाहूं तो मैं उनको अमेरिका का इतिहास पढ़ा देता हूँ, तब भी बच्चे के बिहेवियर में कुछ चेंज हो जाएगा। उसको अभी तक अमेरिका के प्रेसिडेंट के बारे में पता है, सिर्फ कुछ सिटीज के बारे में पता है। अब मैंने उसको हिस्ट्री ऑफ अमेरिका बता दिया, तो अब उसकी नॉलेज में क्या हुआ, कुछ डिफरेंस तो आ गया। लेकिन मैं ये क्यों बताऊं उसको, ठीक है। तो मैं तो नहीं पढ़ाऊंगा ना, क्योंकि उसके काम का ही नहीं है ये। तो हम क्या पढ़ाएं, ये डिसाइड करता है गोल जो है आपका, वो बेस्ड ऑन साइकोलॉजी ऑफ स्टूडेंट और नीड ऑफ सोसाइटी। जो समाज की जो आवश्यकता है, उस आवश्यकता के अनुरूप ही आपका पाठ्यक्रम बना होता है। तो उसी पाठ्यक्रम से आपको बच्चे को पढ़ाना है। ये तो हो गया आपका जो उद्देश्य है, वो सोसाइटी की नीड पर आधारित। और दूसरी बात, बच्चे की साइकोलॉजी के आधार पर गोल आप बनाते हैं। इसका मतलब ये है कि बच्चे की रुचि किस पर है और बच्चे की सीखने की क्षमता कितनी है, उसके आधार पर आप गोल का निर्धारण, उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि उद्देश्यों का वर्गीकरण बीएस ब्लूम द्वारा किया गया है। आगे आने वाली क्लासेस में हम डिस्कशन करेंगे उस पर। तो बीएस ब्लूम ने भी ये बताया है कि भाई जो उद्देश्य होते हैं उसको आप थ्री कैटेगरीज में, थ्री डोमेन्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो या क्लासिफाई कर सकते हो, जैसे कि कॉग्निटिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन एंड अफेक्टिव डोमेन, ठीक है। क्रम आगे पीछे कर दिया हमने, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर, ठीक। तो अब कॉग्निटिव के अंदर आप डोमेन, वो ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं। आप सब बीएड पास आउट है, तो इसलिए ये रिकॉल आप इजीली कर सकते हैं। तो आप बनाते हैं क्या, मेमोरी बेस्ड, या जिसको हम नॉलेज बोलते हैं, कि बच्चा किसी भी चीज को आप जो पढ़ा रहे हो, बच्चा एज इट इज सशब्द उसको याद कर लेगा, वो होता है आपको मेमोरी बेस्ड। और ऐसा काम तो हर बच्चा कर लेता है, रटने वाला, है ना। लेकिन हर बच्चा सिर्फ रटने पर ही संतुष्ट नहीं होता। कई बच्चे थोड़ी सी क्यूरियोसिटी रखते हैं, जो कि जो आपने पढ़ाया है उसकी समझ विकसित करना चाहते हैं, आपसे प्रश्न करते हैं बहुत सारे, ठीक। तो इस प्रकार से जो आपके उद्देश्य है वो बच्चों की साइकोलॉजी पर भी आधारित होते हैं, कि बच्चे किस तरह से पढ़ने में रुचि रखते हैं और किस लेवल तक का बच्चा सीख सकता है ना। ये सब कुछ आप लोगों को आ रहा। चलिए, तो अब आप लोग अपना अपना माइक म्यूट कर लीजिए। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, लर्निंग एक्सपीरियंस एंड चेंज इन बिहेवियर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम।
सिलेक्शन ऑफ कंटेंट। अब ऑब्जेक्टिव आपने डिसाइड कर लिया है कि उद्देश्य क्या होगा आपके शिक्षण का। अब इसके बाद अब आप जाएंगे कंटेंट की तरफ। तो क्या होगा? सिलेक्शन ऑफ कंटेंट। हाँ, चलिए। तो सिलेक्शन ऑफ कंटेंट यानी प्रकरण का निर्धारण कैसे करेंगे अब आप? ओके ओके, ठीक है, फाइन, ओके फाइन। अब प्रकरण का निर्धारण आप कैसे करेंगे? तो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपके पास एक विषय होता है बहुत बड़ा। अगर आप गणित के शिक्षक हो तो गणित विषय आपने पढ़ाना है। उस गणित विषय में भी एक कोई शाखा आप पढ़ा रहे हैं, अंकगणित, उसके अंदर भी आप कोई एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं और उसके अंदर भी कोई सब टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं। तो कैसे आप चयन करते हैं इसका? तो पहली बात तो टीचर सेलेक्ट द कंटेंट टू बी टॉट। अब शिक्षक जो है वो ये चयन करेगा कि क्या उसने पढ़ाना है। एंड द अरेंजमेंट ऑफ सब कंटेंट्स इन अ लॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल सीक्वेंस। अब टीचर उस कंटेंट को लॉजिकल और साइकोलॉजिकल सीक्वेंस में आगे लगाएगा। तो देखिए, लॉजिकल और साइकोलॉजिकल सीक्वेंस का मतलब सबसे सिंपल चीजें, सिंपल कंसेप्ट बच्चे को बताए जाएंगे। उसके बाद उन कंसेप्ट पर जो भी एप्लीकेशंस होती हैं फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ हम लेके जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक मैक्सिम का हम यूज करते हैं, दैट इज फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, एस फॉर सिंपल एंड सी फॉर कॉम्प्लेक्स। ओके, तो फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स हम चलते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। ये टीचिंग मैक्सिम्स होता है आपका एक। और राइट, साथ ही साथ जो कंटेंट आपने लगाया होता है उसमें आपको जितने भी सब कंटेंट्स आपने लगा रखे हैं, हर सब कंटेंट का एक टीचिंग पॉइंट बनता है आपका। और वो टीचिंग पॉइंट कंप्लीट होने के बाद ही आप आगे बढ़ते हैं, तो आप जानते ही हैं। अब कंटेंट भी सिलेक्ट कर लिया आपने, उस कंटेंट को कैसे पढ़ाएंगे? तो कैसे पढ़ाएंगे इसके लिए आप डिसाइड करते हैं एप्रोप्रिएट मीन और वे ऑफ टीचिंग स्ट्रेटजीज। ठीक, कि किस तरीके से आप पढ़ा रहे हैं, वो तरीका क्या है, आपका मेथड क्या है और क्या युक्तियां आप लगाएंगे। ठीक, तो देखिए इसके अंदर सिलेक्शन ऑफ सुटेबल टेक्निक एंड मेथड, आप विधियों का चयन करते हैं। अगर जैसे कि अगर आपने विज्ञान विषय पढ़ाना है तो आप कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक आप प्रैक्टिकल्स के माध्यम से बच्चों को समझाएं। आपने अगर साहित्य पढ़ाना है, लिटरेचर पढ़ाना है, आप कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक आप वहाँ पर बच्चों को कहानियाँ, उदाहरण, इनके माध्यम से समझाएं, है ना। आपको गणित पढ़ाना है तो आप कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक बच्चों को आप अभ्यास करने के लिए प्रश्न दें और बच्चा सीखे। तो ये कुछ तरीके होते हैं पढ़ाने के लिए। हर विषय के लिए अलग टेक्निक, अलग मेथड यूज़ किया जाता है। और सब्जेक्ट के अंदर भी कंटेंट पर डिसाइड करता है कि कौन सा कंटेंट क्या रिक्वायरमेंट रखता है, कैसे उसको सिखाया जाना चाहिए। सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर टीचिंग एड, पढ़ाने के लिए आप लोग ने सुना ही होगा नाम, टीचिंग मटेरियल एड करके होता है ना, जैसे कि जिसको आप सहायक सामग्री कहते हैं हिंदी में। एक टॉपिक आप लोगों के सिलेबस में ये भी है कि शिक्षण सहायक सामग्रियाँ और कौन कौन सी होती हैं, उनकी विशेषताएं क्या होती हैं, इन पर भी हमने चर्चा करनी, बहुत महत्वपूर्ण है वो भी। ठीक है, तो कौन कौन से टीचिंग एड आप यूज़ करेंगे, कौन कौन सी शिक्षण सहायक सामग्रियाँ आप यूज़ करेंगे, इसका सिलेक्शन भी आप करते हैं किसमें? प्री एक्टिव फेज के अंदर ही। ठीक, सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल एंड क्वेश्चंस, और इसके साथ साथ आप कुछ प्रश्न और कुछ एग्जाम्पल्स को सिलेक्ट करते हैं। लेकिन ये जहाँ पर जो प्रश्न है ना, इसका उद्देश्य मूल्यांकन नहीं होता। इसका उद्देश्य होता है कि जब आप पढ़ा रहे होंगे तो पढ़ाने के दौरान आप बच्चों को कनेक्ट करने के लिए क्वेश्चंस का यूज़ करते हैं। जैसे अगर आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, माना कि विवेकानंद जी के बारे में पढ़ा रहे हैं आप बच्चों को, तो पढ़ाते पढ़ाते आपने बोला कि अच्छा चलो बताओ कि विवेकानंद जी के गुरु कौन थे, आपने कभी सुना कहीं पर नाम ऐसा, है ना। तो बच्चा बोलेगा हाँ रामकृष्ण परमहंस थे ये वो करके। तो ऐसे प्रश्नों का प्रयोग जो कि आपके लिए क्या करेंगे, आपकी व्याख्यान में सहायक होते हैं। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों का प्रयोग आप करते हैं और जो एग्जाम्पल्स आपने देने उनका प्रयोग करते हैं। विशेषकर आप यहाँ पर इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस को भी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि आपने जब लेसन प्लान बनाया होगा आपको याद होगा, डिसीजन आपका प्री एक्टिव फेज में होता है। डिसीजन रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टीचिंग स्ट्रेटेजीज teaching. Teacher plans for the proper use of various means of teaching according to the need of topic and condition of learner. तो प्रिएक्टिव फेज में ही जो शिक्षक है वो ये भी योजना बनाता है कि किन विधियों के माध्यम से कंटेंट को बहुत अच्छे से पढ़ाया जा सकता है और किस विशेष टॉपिक को किस विशेष विधि के माध्यम से बेहतर पढ़ाया जा सकता है ना। ये सारी जो योजनाएं होती हैं वो आपकी प्रिएक्टिव फेज में बन जाती है। तो जैक्सन ने इस संबंध में कहा है कि इन प्री एक्टिव फेज टीचर सिलेक्ट ऑब्जेक्टिव्स
ठीक है, प्लान द करिकुला, अरेंज द क्लासरूम एंड स्टडी द रेडीनेस ऑफ द पीपल, कि बच्चे पढ़ने के लिए तैयार हैं या नहीं है। बच्चों की तैयारी का मतलब होता है कि बच्चों को पूर्व ज्ञान कितना है, जो आप कंटेंट पढ़ाने जा रहे हैं ना, उससे संबंधित पूर्व ज्ञान कितना है। अब आते हैं हम सेकंड स्टेज में। सेकंड स्टेज बहुत क्रूशियल स्टेज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है, क्योंकि अब इस स्टेज में आप क्या करेंगे, इंटरेक्शन। बच्चों से मिलने से पहले तो आप किताबों कॉपी में अपनी लेसन प्लानिंग में कुछ भी लिख देते हैं, लेकिन एक्चुअली में वो ग्राउंड लेवल पर कितना एप्लीकेबल हो पाएगा, ये तभी पता चलता है जब आप क्लासरूम में पढ़ाने जाते हैं। कई बार आप देखते हैं कि जो आपने प्लान किया वो आपका बिल्कुल सक्सेस हो ही नहीं पाता है ना, उस समय बड़ा आप कंफ्यूजन में आते हैं। तो इसीलिए इसको बहुत क्रूशियल स्टेज कहा जाता है। ठीक है, it includes all those behaviors and activities which are used by teacher after entering the class. अब क्लासरूम के अंदर जाने के बाद आपने आपने भी इंटर्नशिप में क्लास टीचिंग किया होगा। अगर आपने पहले 1 साल वाला बीएड किया तो आपने फील्ड टीचिंग किया होगा। आप खुद रिकॉल कीजिए, आप में से कई लोग टीचर हैं ऑलरेडी, तो आप आज भी टीचिंग कर रहे होंगे। अब आप ये रिकॉल कीजिए कि क्लासरूम में जाके आप क्या करते हैं। क्या आप क्लासरूम में जाकर के सीधे पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं? नहीं, आप पहले डिस्कशन करते हैं, चर्चा करते हैं, बहुत सारी चीजें होती ना। तो टीचर क्लासरूम के अंदर एंटर करने के बाद जो भी बिहेवियर ऑफ करता है वो आपका इंटरेक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग के अंतर्गत आता है। इट इन्वॉल्व्स ऑल द एक्टिविटीज इन्वॉल्व्ड इन प्रेजेंटिंग द सब्जेक्ट मैटर। और किसी विषय को पढ़ाने के लिए जितनी भी गतिविधियां होती हैं वो सभी के सब इसमें शामिल हो जाती हैं। चाहे आप बच्चों से प्रश्न पूछ रहे हैं, चाहे बच्चों को आप कोई टीएलएम दिखा रहे हैं, चाहे बच्चों को आप कोई लेक्चर दे रहे हैं, है ना, या फिर कोई प्रैक्टिकल करवा रहे हैं, कोई डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, सब कुछ आपका क्या होगा, इसी के अंतर्गत आएगा। तो आइए जानते हैं कि इसकी कौन कौन सी विशेष जो एक्टिविटीज हैं वो इसमें होती हैं। सबसे पहली एक्टिविटी आपकी साइजिंग ऑफ द क्लास। तो साइजिंग ऑफ द क्लास मतलब कि साइज ऑफ क्लास कैसा है, फिजिकल अपीयरेंस कैसी है स्टूडेंट्स की, कितने स्टूडेंट्स आए हुए हैं, क्लास का हॉल कितना बड़ा है, ठीक, और उस हॉल में आपकी आवाज कितना आगे तक जा सकती है, कितना आपको तेज बोलने की आवश्यकता है ना, ये सब कुछ। आइडेंटिफाइंग द हेल्पफुल एंड ट्रबलसम स्पॉट्स ऑफ फॉर टीचिंग। और साथ ही साथ ये भी जान लेना कि कौन कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं क्लासरूम के अंदर जो कि आपको सहायता दे सकती हैं आपके कंटेंट को पढ़ाने के लिए, या फिर कौन कौन सी ऐसी कारक हैं जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो पहले तो इनको सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। हम कहते भी हैं जब टीचिंग हम कर रहे होते हैं ना, तो टीचर द्वारा पढ़ाया जाने वाला कोई भी कंटेंट बच्चे तक तब पहुंच पाएगा जब तक इंटरवेनिंग जो वेरिएबल्स हैं आपको वो नहीं होंगे, है ना। मतलब कि जो मध्यस्थ चर होते हैं उनको समाप्त कर देना। माना कि क्लासरूम के अंदर खिड़कियां खुली हुई हैं, बहुत तेज हवा आ रही है, तो भाई ठंडी हवा आ रही है, ठंडे के दिनों में तो बच्चे का पढ़ने में मन लग ही नहीं पाएगा ठंडे से उसको, है ना। तो आपको पहले वो क्लोज करनी है। आपको लग रहा है कि क्लासरूम के अगर अंदर प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं हो रहा है, सफोकेशन हो रहा है बच्चों को, तो आपको वेंटिलेशन की व्यवस्था करनी है। आपको देखना है प्रॉपर रोशनी है या नहीं है, नहीं है तो उसकी व्यवस्था करनी है। तो ये सारी ही चीजें जो हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं टीचिंग के अंदर, वो सब आपने दूर कर देनी है, ठीक है। और ऐसी चीजें जो हेल्प कर सकती हैं उनको भी सिलेक्ट कर लेना है। आप माना क्लासरूम में रेक्टेंगल पढ़ा रहे हैं, तो आप ये देख लेंगे कौन कौन से ऑब्जेक्ट है जिनको मैं लाइव एग्जाम्पल की तरह यूज कर सकती हूँ। जैसे ब्लैक बोर्ड है आपका, है ना, या व्हाइट बोर्ड है, बच्चों का टेबल है, और बच्चों के पास अगर बॉक्सेस हैं तो वो, तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो आपको टीचिंग में हेल्प कर सकती हैं, ये सब कुछ। सेकंड होता है डायग्नोसिस ऑफ द लर्नर। अब लर्नर का डायग्नोसिस करना है, निदान करना है आपने अधिगमकर्ता का, है ना। डायग्नोस कहाँ होता है, जनरली आपको पता है डायग्नोस्टिक सेंटर्स होते हैं जहां पर आपकी कोई बीमारी की जांच करने के लिए आप जाते हैं। क्या जांच करेंगे आप कक्षा कक्ष के अंदर, कि बच्चे को कितना आता है ना, उसके आधार पर आप पढ़ाना शुरू करेंगे, ठीक है। उदाहरण देता हूं आपको मैं। आपको एक बॉटल में पानी भरने के लिए भेजा गया, ठीक है, 1 लीटर की बॉटल है, आपको पानी भरने भेजा गया। तो आप क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि उस बॉटल में कितना पानी है। अगर पूरी खाली है तो पूरा 1 लीटर लेकर के आएंगे आप, अगर आधी खाली तो आधा लीटर लेकर के आएंगे। तो जितना स्पेस है उतना ही तो उसमें आप पानी डालेंगे ना, जितनी आवश्यकता है उतना ही तो डालेंगे। तो ऐसे ही है बच्चों के साथ, कि बच्चों में जैसी एबिलिटी होगी उसके अनुसार ही आप अपना शिक्षण करेंगे। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, आई होप, है ना। तो यहाँ पर डायग्नोसिस ऑफ लर्नर में आप क्या करते हैं, डायग्नोसिस ऑफ द लेवल ऑफ द अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन डिफरेंट एरियाज, कि बच्चे की योग्यता क्या है, बच्चा कितना सीख सकता है। अब बच्चे की इंटेलिजेंस लेवल तो है कम, और बच्चे को आप बनाना चाह रहे हैं साइंटिस्ट, तो ये भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। बच्चे का इंटेलिजेंस लेवल बहुत हाई है, और बच्चे को आप बिल्कुल छोटी मोटी चीजें पढ़ा रहे हैं तो बच्चा उसमें बोर हो जाएगा। तो आपको सब मैनेज करना है। जो इंटेलिजेंट बच्चा है
वो बोर ना हो, उसको इंटरेस्ट आए, ऐसे उसको टास्क देने हैं आपने। और जो बहुत डल बच्चा है, वो उसको इतना सरल तरीके से पढ़ा देना है कि वो उसको जो टॉपिक है वो बहुत कॉम्प्लेक्स या बहुत टफ ना लगे और पढ़ाई से ना भागे। बच्चे का एटीट्यूड कैसा है पढ़ने के लिए, पॉजिटिव है या नहीं है? नहीं है तो पहले पॉजिटिव बनाओ उसको, ठीक है? इंटरेस्ट उसका है या नहीं है? इंटरेस्ट नहीं तो पहले इंटरेस्ट क्रिएट करो। तो वातावरण का निर्माण आप करेंगे यहाँ पर, ताकि बच्चा अटेंटिवली आपकी क्लास में क्या रहे, इन्वॉल्व रहे। वरना तो होता है फिजिकली बच्चे अपीयर करते होते क्लास में, लेकिन मेंटली क्या होते हैं आपके, डिसअपीयर होते हैं वो। एकेडमिक बैकग्राउंड कैसा है बच्चे का, क्या क्या आता है क्या क्या नहीं आता है उसको, मतलब पहले ये सब कुछ आप लोग जांच लेते हैं। फिर इसमें तीन चीजें हैं, देखो, परसेप्शन, डायग्नोस एंड एक्शन। पहले आप ये परसीव करते हैं, आपका परसेप्शन होता है कि यार आप ट्रायंगल पढ़ाने जा रहे हैं, तो बच्चे को लाइंस एंगल्स तो आता ही होगा। आप कुछ क्वेश्चंस करते हैं और डायग्नोसिस करते हैं कि वास्तव में इसको लाइंस एंड एंगल आता है या नहीं आता है। अब आप जानते हैं अपने डायग्नोसिस के माध्यम से, जो हम इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन जिनको पूछ बोलते हैं ना, कि बच्चे को हाँ आता है, लाइंस एंड एंगल्स आता है, तो अब आप क्या करते हैं, एक्शन में आते हैं और आप अपना टीचिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि आपने पढ़ाना है, दैट इज ट्रायंगल। अगर आपको लगता है कि बच्चे को लाइंस और एंगल्स नहीं आ रहा है, तो पहले आप थोड़ा सा उसको रिवाइज कराएंगे, रिकॉल करवाएंगे कि व्हाट इज लाइंस एंगल्स, है ना, डिफाइन करेंगे। उसके बाद अगर क्या आगे पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक। तो दिस इज परसेप्शन, जो आपने सोचा था बच्चे को ये आता है और आपने उसके आधार पर क्या किया, अपना प्लान किया। डायग्नोस करने के लिए आपने कुछ क्वेश्चंस पूछे या कोई भी तरीका अपनाया आपने डायग्नोस करने के लिए, और आपको लगा कि आपका जो परसेप्शन था वो गलत था। अब थोड़ा सा टीचिंग आपका चेंज हो जाएगा, लेकिन आपको लगा कि आपका डायग्नोस जो था वो बिल्कुल क्या था, सही था। तो अब जो आपने प्लान किया था उसको आप एज इट इज एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे। एक्शन ऑफ अचीवमेंट। अब एक्शन ऑफ अचीवमेंट में क्या होता है, देखो ये भी इसी के अंदर है। अभी आपका हम क्या पढ़ रहे हैं, इंटरेक्टिव फेज, टीचिंग फेज इसको हम बोलते हैं। सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट स्टिमुलाई। आप क्लासरूम के अंदर पढ़ाते हुए कौन कौन से उद्दीपनों का प्रयोग करते हैं। अब ये स्टिमुलाई की बात कर रहे हैं, तो उद्दीपन क्या होता है, ठीक है। उद्दीपन का संबंध होता है रिस्पॉन्स से। तो उद्दीपन वह कारक है जिसकी वजह से कोई भी बच्चा कुछ भी काम करने के लिए क्या होता है, प्रोत्साहित होता है, ठीक। क्लियर हो गया। जैसे आप क्लासरूम के अंदर पढ़ा रहे हैं और अचानक से आपकी क्लासरूम के अंदर दो बंदर आ गए, असली वाले बंदर, हाँ, बच्चों के नाम बंदर नहीं है। असली वाले बंदर आ गए तो बच्चे पढ़ाई करते करते क्या हो, एकदम से इधर उधर भागने लग गए। समझ रहे हैं आप? तो बंदरों का आना क्या था, स्टिमुलस था, और उनके आने के कारण बच्चों का भागना इधर उधर, ये क्या हो गया, आपका रिस्पॉन्स हो गया। आप क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं, बच्चे बड़े शांति के साथ पढ़ रहे हैं, अचानक से क्या हुआ कि आपका फोन आ गया, रिंग बजी, और बच्चों का ध्यान आपकी क्लास से आपके फोन की रिंग पे चला गया। तो फोन का बजना, फोन की रिंग का बजना क्या हो गया, स्टिमुलस हो गया, और बच्चों का ध्यान आपकी जो ब्लैक बोर्ड में जो पढ़ा रहे थे उससे फोन की तरफ जाना, वो उसका रिस्पॉन्स हो जाएगा, ठीक। तो ये सब कुछ क्या है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स। तो कौन कौन से स्टिमुलस का आप यूज कर सकते हैं टीचिंग में अपने, ये आपने डिसाइड करना है। इसके लिए हम आगे एक क्लास पढ़ेंगे, जिसमें हम स्टिमुलस वेरिएशन नामक एक स्किल होता है, शिक्षण कौशल होता है, उसको पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो व्हाट इज स्टिमुलस वेरिएशन, ये स्किल है आपका, इसको हम डिस्कस करेंगे, वहां पे और डिटेल में आपको ये बताया जाएगा, ठीक। क्योंकि अभी मुझे लगता है कि अगर यहाँ पर हम चर्चा करेंगे तो जो हम टॉपिक है उससे हम भटक जाएंगे। प्रेजेंटेशन ऑफ द स्टिमुलस, ठीक है, कि किस तरीके से आप प्रेजेंट करते हैं और क्या उसका आपको रिस्पॉन्स मिलता है, और जो रिस्पॉन्स मिलेगा उसके बेसिस पे आप क्या करेंगे, आप फीडबैक देंगे या रेइंफोर्समेंट देंगे। अब रेइंफोर्समेंट या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। पॉजिटिव रेइंफोर्समेंट क्या होता है, नेगेटिव रेइंफोर्समेंट क्या होता है, इसके लिए आपको स्किनर को जानने की आवश्यकता है, और स्किनर की लर्निंग थ्योरी में हम ज्यादा डिस्कशन करेंगे इसको। बहरहाल अब ये जानिए कि अगर आपको लगता है कि बच्चे का व्यवहार अपेक्षित है, आप जैसा चाह रहे हैं बच्चे से वैसा बच्चा रिस्पॉन्स दे रहा है, तो आप पॉजिटिव रेइंफोर्समेंट देते हैं, और अगर आप जैसा चाह रहे हैं बच्चे वैसा रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहे, तो आप नेगेटिव रेइंफोर्समेंट देते हैं, ठीक है। जैसे आपने पूछा, आपने बोला बेटा बताओ जरा अकबर के पिताजी का नाम क्या था, बच्चे ने बोला कि विवेकानंद। आप कहेंगे अरे भाई तुमने पढ़ा नहीं है बिल्कुल, है, ये आंसर है तुम्हारा। कब विवेकानंद जी का जन्म हुआ, कब अकबर मर गए थे, कैसे पिताजी हो सकते हैं उसके। तो ये आपने नेगेटिव रेइंफोर्समेंट देने का प्रयास किया बच्चे को, ठीक है। बच्चे जैसे आपने पूछा कि अकबर के पिताजी का नाम क्या था, बच्चे ने बोला हुमायूं था, आपने कहा बहुत बढ़िया, शाबाश, ठीक है। तो ये था आपका क्या, एप्रिसिएशन, ये था पॉजिटिव रेइंफोर्समेंट। आई होप कि आप लोग जानते होंगे व्हाट इज नेगेटिव एंड व्हाट इज पॉजिटिव रेइंफोर्समेंट। नहीं जानते हैं तो आगे आने वाली क्लास में हम लर्निंग थ्योरीज पढ़ेंगे, तो वहां पर आपका आ जाएगा। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटेजी, जो भी युक्तियां आपने लगाई हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं आप।
तो सबसे पहले तो स्ट्रेटेजी ऑफ रेनफोर्समेंट, वर्बल और नॉन वर्बल एंड इफेक्टिव यूज ऑफ टीचिंग मेथड एंड टेक्निक। तो ये आपको बता दिया है मैंने कि जो भी रेनफोर्समेंट आप यूज करते हैं उसका प्रॉपर यूज होना चाहिए। स्टूडेंट्स जो यूज कर रहे हैं, आप वर्बल हो नॉन वर्बल हो, उसका प्रॉपर यूज होना चाहिए। और इसके अलावा जो भी टीचिंग मेथड या टेक्निक आप यूज कर रहे हैं उसका भी इफेक्टिव यूज होना चाहिए। तो ये सब कुछ क्या आपका टीचिंग फेज के अंदर रहता है। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा टीचिंग फेज क्या है। तो अब देखिए पोस्ट एक्टिव स्टेज। पोस्ट मतलब बाद की, किसके बाद की? टीचिंग के बाद की। अब टीचिंग के बाद क्या होता है भाई? आप लोग कभी क्लास में पढ़ा लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं आप? है ना, अपना बैग टांगा घर चल दिए, ऐसा वाला नहीं। उसके बाद अब आप ये जानने का प्रयास करते हैं कि बच्चे को आपका पढ़ाया हुआ समझ में आया भी या नहीं आया है ना? अब बच्चे को समझ में आया है या नहीं आया ये जानने के लिए आप क्या करेंगे? कुछ प्रश्न पूछेंगे बच्चे से। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, हाँ। तो आप कुछ प्रश्न पूछेंगे, जैसे इसे बोलते हैं हम इवेल्युएशन स्टेज ऑफ टीचिंग। मैंने आपको बताया था कि प्री एक्टिव को हम प्लानिंग फेज बोलते हैं, इंटरेक्टिव को हम टीचिंग फेज बोलते हैं, एंड पोस्ट एक्टिव को हम बोलते हैं इवेल्युएशन फेज। तो याद रखना है आपने, प्लानिंग, टीचिंग, इवेल्युएशन। पहले आपने प्लान किया, फिर आपने पढ़ाया, उसका फिर आपने क्या कर दिया? उसका मूल्यांकन कर दिया। ठीक है, चलिए। असेसमेंट ऑफ बिहेवियर चेंज ऑफ स्टूडेंट्स एट द एंड ऑफ टीचिंग। और जो एंड में जिस बिहेवियर का हम असेसमेंट करते हैं उसको बोलते हैं क्या? टर्मिनल बिहेवियर। बताया था अभी आप लोगों को ना, टर्मिनल बिहेवियर। ओके, हाँ। तो टर्मिनल बिहेवियर का हम यहाँ पर असेसमेंट करते हैं। और हाँ, आपने तो पहले उद्देश्य बनाया था ना कि बच्चे को ये आ जाना चाहिए बाद में। तो अब जो आपने उद्देश्य बनाए थे, जो आपने ऑब्जेक्टिव बनाए थे, याद रखना है आप लोगों ने, जो ऑब्जेक्टिव बनाए थे उस ऑब्जेक्टिव के बेसिस पर ही आप क्वेश्चंस पूछते हैं। तो आपके जो क्वेश्चंस होंगे, आपका जो असेसमेंट होगा, वो सिर्फ आपके जो ऑब्जेक्टिव बने थे उसके आधार पर होगा। जैसे कि आपने ऑब्जेक्टिव बनाया था कि स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफाइन ट्रायंगल। अब आप पूछेंगे कि डिफाइन ट्रायंगल इन योर विद योर एप्रोप्रिएट एग्जांपल्स। ठीक, आपने ऑब्जेक्टिव बनाया था स्टूडेंट बी एबल टू सॉल्व सम वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रायंगल। अब आपको एक वर्ड प्रॉब्लम दे देंगे बच्चे को और देखेंगे ये सॉल्व कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है। तो जो उद्देश्य आपने प्लानिंग फेज में बनाए थे वो उद्देश्य पूरे हुए हैं या नहीं हुए हैं, उसको जांचने के लिए, उसका असेसमेंट करने के लिए अब यहाँ पर आप इवेल्युएशन करते हैं। देन सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट टेस्टिंग डिवाइस। अब आपने इवेल्युएशन तो करना है, लेकिन उसके लिए आप कौन सी डिवाइस यूज करेंगे ये चयन आपने करना है। अब यहाँ पर डिवाइस कोई वो नहीं है कि आप वहां पर वो हथौड़ा चाकू लेकर के आ जाने वाली डिवाइस नहीं। ये डिवाइसेस जो हैं सॉफ्ट डिवाइसेस बोलते हैं इसको हम। ठीक है, कि आपने किस प्रकार का प्रश्न पूछा है ना? तो ये सब कुछ है इसके अंतर्गत। क्लियर हो गया? व्हाट, व्हाई, हाउ, व्हेन, इस प्रकार के जो प्रश्न हैं आप पूछते हैं, जिनमें से कुछ प्रश्न आपके सिर्फ मेमोरी बेस्ड होते हैं, कुछ प्रश्न आपके इसमें क्रिटिकल अवेयरनेस को जानने वाले होते हैं। वो आपको निर्धारित करना है कि आपने किस प्रकार के प्रश्न पूछने का प्रयास किया, मतलब कैसे उद्देश्य आपने बनाए हैं। अगर आपके उद्देश्य अधिकांशतः एप्लीकेशन बेस्ड या रिफ्लेक्टिव लेवल के हैं तो आपके क्वेश्चन भी वैसे ही होंगे। ठीक है, अदरवाइज तो आपके क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आप बना रहे हैं वो आपका ऑब्जेक्टिव से बाहर नहीं जाना चाहिए। आपने जो जो ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट किए हैं, डिसाइड किए हैं, उतने ही प्रश्न आप पूछेंगे। और उससे बाहर अगर आप पूछते हैं तो इसका मतलब आपका इवैल्यूएशन गलत है। आपने जो जो ऑब्जेक्टिव बनाए हैं उससे कम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तब भी आपका इवैल्यूएशन गलत है। तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव्स और नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, बिल्कुल सेम होना चाहिए, आपका अलग नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया? चेंजिंग और इंप्रूविंग स्ट्रेटेजी ऑफ टीचिंग। अब आपने जब इवैल्यूएशन कर लिया है तो यहां से आपको दो बातें पता चलती है। पहली बात कि बच्चे ने क्या सीखा, दूसरी बात कि आपने क्या सिखाया। दोनों तो एक ही बात है वैसे। बच्चे ने क्या सीखा मतलब कि बच्चे का जो मेंटल लेवल था उसके अकॉर्डिंग वो सीख पाया या नहीं सीख पाया। नहीं सीख पाया तो आपके मेथड में क्या कमियां थी वो जानना। तो फीडबैक मिलेगा बच्चे के लिए भी और अपने मेथड के लिए भी। तो इस प्रकार से आप अपनी टीचिंग स्ट्रेटेजी या मेथड को अगर रिक्वायरमेंट है तो इम्प्रूव करेंगे। अगर आपका पढ़ाया हुआ समझ में आया बच्चे को, यानी कि आपकी जो ऑब्जेक्टिव फ्रेम किए थे वो फुलफिल हो गए हैं, इट मीन्स योर टीचिंग वाज गुड। अब यू डोंट नीड टू इम्प्रूव योर स्ट्रेटेजी ऑफ टीचिंग। ठीक है, अब आपको अपनी जो भी स्ट्रेटेजी बनाई थी टीचिंग की वो इम्प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है। आप उसी स्ट्रेटेजी को आगे फॉलो कर सकते हैं फॉर द सेम टॉपिक। ठीक, तो ये था आपका फेजेस ऑफ टीचिंग जो कि आज की क्लास में हमने कंप्लीट किया है। अब इसके बाद कोई नेक्स्ट क्लास होगी तो उसमें आपको लेवल ऑफ टीचिंग बता दी जाएंगे। वीडियो आपको मैं भेज चुका हूं ऑलरेडी।
लेवल ऑफ टीचिंग का वीडियो आप लोगों को ग्रुप में भेज दिया है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज उसको आप देख लें। आप उसको देख लें तो हम इजीली उसको 10 से 12 मिनट में खत्म कर लेंगे, ठीक है? क्योंकि कम समय में हमें अधिक से अधिक कोर्स करना है, तो ये प्रयास आपको करने ही पड़ेंगे साथ में। ओके, तो थैंक यू।